डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, पीपीएससी के द्वारा आयोजित जो TRE 3 का एग्ज़ाम है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जो थर्ड फेज़ की है, उसी के क्रम में आज हम लोग PGT पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हैं, जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और जो आपकी परीक्षा की तैयारी है उसी को और बेहतर क्रम में एक नया ये प्रैक्टिस सेट है। और इससे पहले हम लोग तमाम जो प्रैक्टिस सेट है, सॉल्व पेपर, उसको लगातार सॉल्व कर रहे हैं ताकि परीक्षा जो है आपकी बेहतर हो सके और आपका रिजल्ट बन सके। आप भी प्रयास कीजिए। सबसे बड़ी बात ये है, मायने में ये है कि आपको मेहनत करनी है। हम तो बस एक जरिया हैं, बस जो भी करना है वो आपको करना है। हम लोग आपको बता सकते हैं, रास्ते बता सकते हैं, तरीके बता सकते हैं, लेकिन सब कुछ आप ही को करना है। अभी आप पर डिपेंड करता है कितने आप अपने इस एग्ज़ाम को लेकर डिवोटेड हैं। आइए चलिए सॉल्व करते हैं। ज़्यादा समय आपके नहीं लेंगे, क्योंकि कम समय में ज़्यादा हमको करना है। तो आपका एक एक क्षण अब आज से आपका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीपीएससी ने आज अपना एग्ज़ाम जो डेट है उसको भी डिक्लेयर कर दिया। और ये जो परीक्षा है 15 और 16 को होगी। और ख़ासकर ये TGT और जूनियर और आपका प्राइमरी के लिए। लेकिन PGT का अभी आज डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन 1-2 दिन में वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये मत सोचिए कि आपका बहुत आ गया, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये 1-2 दिन में आपको सूचना मिल जाएगी। तो चलिए, आपका समय बहुत कीमती है, उसी क्रम में PGT पॉलिटिकल साइंस का एक प्रैक्टिस सेट उसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। और पहला क्वेश्चन है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वही आपसे पुराना घिसा पिटा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। और नहीं तो अगर आपको पेड PDF की आवश्यकता है तो आप ये जो नंबर है आपके स्क्रीन पर, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौटिल्य का जन्म निम्नलिखित में से किस नगरी में हुआ था। तो आप सही बताइए, कौटिल्य का जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ। कौटिल्य का जन्म जो जन्म स्थान है वो किस नगर में हुआ था। तो याद रखिएगा, कौटिल्य का जन्म तक्षशिला में हुआ। और ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधान अमात्य था। और इसी एक नई पुस्तक ये जो राजनीति विज्ञान है भारतीय दर्शन में, उसकी परंपरा आर्थिक व्यवहारिक राजनीति या राजनीति जो फिलॉसफी है उसको व्यवहार में इसने मतलब कि क्या क्या प्रदान किया। व्यवहार, इसको आधारशिला, व्यावहारिक रूप में आधारशिला कौटिल्य ने प्रदान किया। और उसकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि 1909 में प्रकाशित हुई। और इसमें वो जो सप्तांग सिद्धांत है या जो राज्य के सिद्धांत है, इसमें वो चर्चा करता है। दंड सिद्धांत, तमाम गुप्तचर, हर चीज़ की व्यवस्था करता है। तो इसलिए भारतीय संदर्भ में राजनीति विज्ञान को पहली या पुस्तक जो है इसकी कौटिल्य की है, अर्थशास्त्र। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि नीचे सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मैच करना है। न्याय किससे संबंधित है आपका। तो वो संबंधित है आपका कि व्यक्ति व वर्गों द्वारा स्वभानुकूल कर्तव्यों का पालन, ये है न्याय। शिक्षा क्या है। तो शिक्षा है आपका कि आदर्श नागरिक के निर्माण का सकारात्मक साधन। और साम्यवाद क्या है कि संपत्ति एवं परिवार, यह आपका संपत्ति एवं परिवार से अभिभावक वर्ग को वंचित करना। और अभिभावक वर्ग क्या है, सैनिक एवं दार्शनिक वर्ग के लिए अभिभावक वर्ग। ठीक, तो ये था आपका। याद रखिए, ये जो बातें हैं प्लेटो के सिद्धांत आदर्श राज्य की बातें भी आपको जानना चाहिए। इस हिसाब से जो मैच किया आपने, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लेटो और अरस्तु राज्य को प्राकृतिक संस्था मानते थे और मध्ययुगीन चिंतक दैवी, वही मैकियावेली राज्य को क्या मानता है। तो ये आपको बताना है। तो मैकियावेली राज्य को एक क्या कृत्रिम और अनुबंध पर आधारित मानता था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सामाजिक सुधार के बिना राष्ट्रीय भावना का विकास नहीं हो सकता, उक्त कथन किसका है। तो सामाजिक सुधार के बिना राष्ट्रीयता की भावना का विकास नहीं हो सकता। इस कथन को कहने वाले कौन है। तो इस कथन से संबंधित है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रजातंत्र शासन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें लोगों के जीवन में लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन के में बिना रक्तपात के प्रस्तुत किए जाते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वायसराय की कार्यकारी परिषद के श्रम सदस्य के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर ने कब कहा कि वह नियोक्ता तथा श्रमिकों के मध्य कोई भी संघर्ष हो उसमें श्रमिक वर्ग का पक्ष लेंगे? कब कहा था इन्होंने? 2 जुलाई 1942 को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यह पर्याप्त नहीं है कि भारत में स्वराज्य आए, महत्वपूर्ण तो यह है कि स्वराज रहता किसके हाथों में है। यह निम्नलिखित कथन में से किसका कथन है? बेहद महत्वपूर्ण कोटा ये। तो ये कथन है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि हम राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता प्राप्त कर चुके हैं परंतु आर्थिक तथा सामाजिक समानता के बिना यह पर्याप्त नहीं है। किसने कहा? तो ये कथन है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वतंत्रता प्राप्ति जैसी उपलब्धि के श्रेय के अधिकारी यदि महात्मा गांधी हैं तो उन्हें संहिताबद्ध करने का श्रेय उनके प्रमुखतम आलोचक तथा हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर को जाता है। उक्त विचार किसका है? तो उक्त विचार है ये एस सहाय महोदय का। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो तलवारों का सिद्धांत किससे संबंधित है? इससे संबंधित प्रश्न आपका TRE 2 में आया था कि दो तलवारों का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ टू स्वॉर्ड्स किसका सिद्धांत है? तो याद रखिए किससे संबंधित है पूछ रहा है। तो चूंकि मार्शल पडवा का सिद्धांत था लेकिन राज्य सत्ता, राज्य और चर्च के संबंध से संबंधित ये सिद्धांत है दो तलवारों का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से किस विचारों को मध्यकाल का अरस्तु माना जाता है? बेहद महत्वपूर्ण है कि मध्यकाल का अरस्तु कौन है? तो बताइए। मध्यकाल का अरस्तु जो है वो आपका सेंट थॉमस एक्विनास है। क्वेश्चन नंबर 12 तुलनात्मक राजनीति की परंपरागत विधियों में सनुपण विधि का काफी महत्व है जो जोर देता है। किस पर जोर देता है तुलनात्मक राजनीति की परंपरागत विधि में? तो आंकड़ों पर ज्यादा जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस वर्ग के सुधारों के बाद व्हिग और टोरी दल व्हिग और टोरी दल क्रमशः लिबरल एवं कंजर्वेटिव या अनुदार दल कहलाने लगे? किस वर्ष के सुधारों के पश्चात? ध्यान दीजिए आप, कोई समय था आपका 1832। किसने कहा है कि प्रजातंत्र अयोग्य और मंद बुद्धि वालों का शासन है? किसका कथन है ये? यानी सबसे इस आम भाषा में कह सकते हैं कि प्रजातंत्र या लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। ठीक, तो ये कथन था आपका किसका? सर हेनरी मैन। विकास के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन देखिए, तो है आपका भूमि, श्रम, पूंजी पर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बहुलवादी पक्षधर हैं। तो बहुलवादी किसके पक्षधर हैं? तो जितने भी बहुलवादी हैं वो किसके पक्षधर हैं? तो राज्य की शक्ति में कटौती करना चाहते हैं। कहते हैं कि राज्य के पास कम से कम शक्ति होनी चाहिए, राज्य की सत्ता विकेंद्रित होनी चाहिए, केंद्रित नहीं होनी चाहिए। और राज्य क्या है? समुदायों का संघ, समुदाय है और संघों का संघ है। ये संप्रभुता में विश्वास नहीं करते हैं, एकल संप्रभुता में विश्वास नहीं करते हैं। इसका समर्थक सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे बड़ा तुलास्की है। तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि समाज शक्ति के अतार्किक सिद्धांतों से संचालित नहीं होना चाहिए। तो समाज शक्ति के अतार्किक सिद्धांतों से संचालित नहीं होना चाहिए, किसका कथन है ये या इससे कौन संबंधित है? तो याद रखिए इससे संबंधित दार्शनिक अराजकतावादी हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कि किसने कहा कि प्रत्येक क्रांति सामाजिक है क्योंकि यह पुरातन समाज को नष्ट करती है? प्रत्येक क्रांति राजनीतिक है क्योंकि यह पुरानी शक्ति को नष्ट करती है। ये किसका कथन है? तो ये कथन है आपका किसका? अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स या मार्क्स का? तो ये कथन है आपका कार्ल मार्क्स का। डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कि जब संप्रभुता सही हाथों में विद्वान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन देखिए आप, फ्रीडमैन, हेयक, बर्लिन या स्ट्रॉस। तो ये कथन है आपका आइजन बर्लिन का। 20 देखिए वितरणात्मक न्याय का अग्रज प्रतिपादक कौन था? यानी वितरणात्मक जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है उसका सबसे पहला
प्रवर्तक या समर्थक कौन हुआ? तो वो था आपका अरस्तु। बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि राज्य केवल पर विषय क्रियाओं में हस्तक्षेप कर सकता है, यानी पर विषय क्रियाओं में हस्तक्षेप करता है, यह किसका कथन, यह किसने कहा? तो ये कथन आपका जे.एस. मिल, याद रखिए जो जे.एस. मिल दो प्रकार के सूचनाओं की बात करता है, पर विषयक और स्व विषयक, आप याद रखिए। और पर विषयक स्व विषय संबंधित, इससे संबंधित जो प्रश्न है पिछली बार TI2 में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 है बहुलवाद का पिता किसे माना जाता है? तो बहुलवाद का पिता जो है कौन है? फादर ऑफ प्लूरलिज्म। ये कौन है? तो ये है आपके गियर्क महोदय। क्वेश्चन नंबर 23 कि निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक कौन था? एब्सोल्यूट सॉवरेंटी का सबसे मतलब कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो विचारक हुआ या उसके कट्टर समर्थक कौन था निरंकुश संप्रभुता का? तो था आपका थॉमस हॉब्स, और लेवियाथन इसकी पुस्तक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 24 यह किसने कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है? ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है, इसे कथन संबंधित है आपका B.I. लेनिन से। ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने वित्त वर्ष को 1 जनवरी से 31 दिसंबर किए जाने की अभिशंसा की? इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, सभी प्रश्नों में अलग है। तो APSC का ट्रेंड है कि 4-5 ऐसे क्वेश्चन दे देगा एकदम अलग होगा, आप कह देंगे सिलेबस का है, आउट ऑफ सिलेबस का है, या आप वो क्वेश्चन ऐसे देख लेंगे कि आपको कहीं टेक्स्ट बुक में मिला नहीं, आपने आप कभी तक पढ़ा नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आप इन सबसे तभी प्रश्न आप इन सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो, कंसेप्ट पढ़ा हो, या आपने किताबें पढ़ी, अच्छी किताबें पढ़ी। तो चलिए, तो सब सही हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो 25 का आंसर होगा आपका A.L.K. झा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि फ्रांस के इतिहास में चतुर्थ गणतंत्र का समय या कालक्रम निम्न में से किस समय से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर C 1946 लेकर 1958। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सर्व शिक्षा अभियान SSC के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और सही कथन आपको इसमें से सम्मिलित करना है। तो सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार एक कार्यक्रम है, सही है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, सही है। यह 86वें संविधान संशोधन के द्वारा समावेशित है, सही है। और यह स्कीम 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए संचालित है, न कि 12 वर्ष के लिए। तो D आपका गलत हो जाएगा, 1, 2, 3 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका D राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 की कथन और कारण से संबंधित है। कथन देखिए कि भारत के संविधान द्वारा संसद को भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना करने की शक्ति प्रदान की गई है, ये कथन सही है आपका। और आर देखिए आकस्मिक निधि का उद्देश्य सरकार को किसी अप्रत्याशित व्यय की आवश्यकता को पूरा करना है, ये भी आपका सही। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, तो ये ही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कि विकास प्रशासन के संदर्भ में प्रशासन रहित विकास की अवधारणा किससे संबंधित है? प्रशासन रहित की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ये है आपका OP द्विवेदी की। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को प्रत्येक आम चुनाव के बाद और प्रति वर्ष प्रारंभ होने वाले प्रथम सत्र में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद है वो? तो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 87 या 87। क्वेश्चन नंबर 31 एचिसन कमीशन या एचिसन आयोग ने भारत में लोक सेवाओं का वर्गीकरण किन वर्गों में करने की सिफारिश की थी? किसमें? शाही लोक सेवा आयोग, प्रादेशिक लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ लोक सेवा आयोग, 3 प्रकार के लोक सेवा की उसने सिफारिश की। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा शामिल नहीं था, तो पहला, तीसरा, चौथा शामिल होगा, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में नीति निर्माण में संलग्न नहीं है? तो भारत में नीति निर्माण में संलग्न कौन सी संस्था नहीं है? तो है आपका केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड। 33 ये आपको मैच करना है कि इकोनॉमिक
एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कमीशन से कौन संबंधित है? तो है आपके LK झा। और द कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ये संबंधित आपके, ये केंद्र राज्य संबंधित आपके सरकारी आयोग है। और कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, यानी लोकचार मतलब कि भ्रष्टाचार से संबंधित या उस पर भ्रष्टाचार से रोकथाम से संबंधित जो समिति थी वो कौन सी थी? तो आप सभी को पता है कि वो संथानम समिति है, तीसरे का दूसरा होगा। और रेलवे करप्शन इंक्वायरी कमेटी, ये JV कृपलानी थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 कि तुलनात्मक राजनीति की कौन सी शाखा औपचारिक एवं अनौपचारिक तंत्रों की जांच का प्रयास करती है जिसके द्वारा अभिवृत्तियों को मन में बिठाया जाता है? देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसको बोलते हैं हम, 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक संप्रेषण, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। 35 देखिए कि निम्नलिखित में से किसे तुलनात्मक राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है? तुलनात्मक राजनीति शास्त्र का जनक और राजनीति शास्त्र का जनक दोनों का एक ही है, वो आदमी है अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 36, ये आपको मैच करना है। तो ये केसेस हैं। SP गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया किससे संबंधित है? तो न्यायाधीशों के अंतरण से संबंधित है। MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये किससे संबंधित है? ये ताज प्रदूषण से संबंधित है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये किससे संबंधित है? तो मूलभूत ढांचे से संबंधित है, ठीक। और कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये पेट्रोल पंप के आवंटन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन एक अधिनियम भारतीय संविधान की धारा 34 के अंतर्गत बनाया गया है? तो आर्टिकल 34 में क्या है, किसके लिए है? वो है आपका कि द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, आर्टिकल 34 में शामिल है। 38 देखिए, निम्नलिखित में से किसने द फेडरल पेपर्स लिखा है? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो द फेडरल पेपर्स लिखने वाले हुए कौन? तो जेम्स मेडिसन की रचना है द फेडरल पेपर्स। 39, भारत में कॉलेजियम व्यवस्था सर्वप्रथम लागू किया गया। तो कॉलेजियम व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? तो कहाँ लागू किया? न्यायपालिका में। 40 देखिए, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने शेरों और लोमड़ियों की अवधारणा दी है? ये भी TRE 2 में प्रश्न पूछा जा चुका और TRE 1 में। तो किसने दिया? तो आप सभी को पता है कि शेरों और लोमड़ियों की अवधारणा से संबंधित कौन है? तो होगा आपका विल्फ्रेड पेरेटो। और ये याद रखिएगा, इसमें आपका ये तो अभिजन सिद्धांत से संबंधित उसकी व्याख्या करता है, इसमें मैकियावली भी है, मैकियावली भी इसका आंसर हो सकता है। 41 का देखिए, कथन और कारण है। कथन देखिए कि आज सरकार का संसदीय रूप विश्व भर में सर्वाधिक स्वीकार है, सही है। क्योंकि संसदीय प्रणाली में मंत्रीगण विधानमंडल से अपनी लोकतांत्रिक वैधता प्राप्त करते हैं और उसी के जवाबदेह होते हैं, सही। दोनों कथन सही है और व्याख्या भी सही है, ये राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखिए 42 कि सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में कहा कि संशोधन का अधिकार संसद का है और यह अधिकार असीमित था? तो किसने कहा, किस वाद में कहा गया? तो 42 का आंसर होगा शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में ये कहा गया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो 43 है कि नीचे कथन और कारण से संबंधित है। तो अभी कथन देखिए, कथन क्या है? ए कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सर्वोपरि संवैधानिक उदारता और मानवाधिकारों को विस्तारित करने और उनकी सुरक्षा करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने में विफल हुआ है। ऐसा नहीं है, गलत है ये। समय समय पर जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है बहुत से ऐतिहासिक निर्णय दिया, जैसे सामाजिक ताना बाना बना रहा और कई बार सरकार को भी उसने आईना दिखाया, तो ऐसा नहीं है, तो ये कथन गलत हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में संवैधानिक लोकतंत्र को गढ़ने आकार देने में अहम भूमिका निभाई और अभी भी निभा रहा है।
उससे भी परे जो कि संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी और जो कि न्यायालय अन्य देशों में भूमिका निभाते हैं। ये आपका सही है और ये गलत है। ए सही, आर गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, जनहित याचिका को निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोज्य नहीं है? तो जनहित याचिका का कौन सा अनुप्रयोज्य नहीं है? तो है कि लोकस स्टैंडी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, गृह सचिव A.N. वोहरा की अध्यक्षता वाली भारत सरकार की प्रशासनिक समिति जो कि 1993 में बनी थी ने क्या निष्कर्ष निकाला था? तो वोहरा समिति किससे संबंधित है? तो वोहरा समिति राजनीतिज्ञों, अपराधियों तथा नौकरशाहों के बीच साठगांठ से संबंधित है। सी राइट आंसर होगा। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? और बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक, बेहद महत्वपूर्ण लेखक दोनों हैं, आपको हमेशा भूलना नहीं है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा। क्वेश्चन नंबर 47, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अखिल भारतीय महिला संगठन है जो 1926 में कार्यशील हुआ? तो अखिल भारतीय महिला संगठन, जो पहली महिला संगठन है अखिल भारतीय स्तर पर, तो थी आपकी कौन सी? तो भारतीय राष्ट्रीय महिला परिषद। बी राइट आंसर हुआ, बी सही हुआ। 48 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? तो कौन सा कथन इसमें से एक सही है? तो सही कथन है कि संविधान का अर्थ ही संवैधानिक शासन है। सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद 49 है कि यह किसका विचार था कि सरकार के निरंकुश कार्य को सीमित करना संविधान का कार्य है? किसका विचार था ये? तो ये विचार था आपका एफ स्ट्रॉन्ग का। डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, ये मैचिंग। आइए मैच कीजिए, मैच कीजिए कि शासन एवं भौतिक सामाजिक पर्यावरण के बीच सह संबंध किसने किया? तो ये मॉन्टेस्क्यू ने संबंधित किया इसको। बहुदलीय व्यवस्था तथा निर्वाचन व्यवस्था के बीच सह संबंध मॉरिस डुवर्जर का है। अल्पतंत्र का लौह नियम रॉबर्ट मिशेल का है। और उदार एवं चरम बहुदलीय व्यवस्था जीवन सार्टोरी का है। तो ये ऑलरेडी सुमिलित है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं है? ये आपसे पूछ रहा है, शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है इसमें? तो है आपका प्रजातीय संरचनाएं। 52, निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? ये भी प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है, दिमाग लगाइए। तो 52 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। क्योंकि भारत में जो इकाइयाँ यानी जो राज्य हैं वो प्रांतों को संशोधन या संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ करने का अधिकार नहीं है, बाकी 3 में। क्वेश्चन नंबर 53, कि निम्नलिखित में से कौन एक जीन डॉन्डेल ने सामुदायिक दबाव समूहों के वर्गीकरण का एक उपवर्ग है? तो बताइए। तो 53 का आंसर होगा इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप, संस्थात्मक दबाव समूह। 54, कि संसदीय शासन में शासन का प्रधान कौन होता है? तो संसदीय शासन में शासन का प्रधान कौन होता है? तो संसदीय शासन में शासन का प्रधान है वो मंत्री परिषद है। 55 देखिए कि नौकरशाही है। तो नौकरशाही क्या है? तो आप सभी को पता है कि नौकरशाही क्या है, कि मध्यकालीन सामंती प्राणी की पैदावार है ये। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56, कि भारत पर सबसे पहले आर्थिक शोषण एवं राजनीतिक दमन का श्रीगणेश किसने किया? तो थे कौन? मुगलों ने किया। 57 देखिए कि भारतीय संविधान शासन, सरकार और राजनीति के आधुनिक विकसित रूप को समझने के लिए किसका अध्ययन आवश्यक है? सॉरी, किसका अध्ययन आवश्यक है? तो ब्रिटिश शासन का। 58, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की संघीय विशेषता है? तो भारतीय संविधान की जो संघीय विशेषता है वो है आपकी एक सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के अंतर्गत वर्णित है, जिसमें किस प्रकार के विधि से संशोधन किया जा सकता है?
तो इसका आंसर होगा कि संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन की प्रक्रिया नहीं, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया अगर उसको आप में संशोधन करना है तो विशेष प्रक्रिया के तहत संशोधन करेंगे, उसमें भी राज्यों की आधे से अधिक प्रांतों की विधानसभाओं की स्वीकृति होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। आगे बढ़ने से पहले फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ दोस्तों, अगर आप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना शुरू कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए ताकि चैनल का भी डेवलपमेंट, आपके साथ साथ चैनल का भी विकास हो। और किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको PDF कंटेंट चाहिए, कंटेंट PDF या कुछ भी पेड PDF चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, कंटेंट ज़्यादा महंगा नहीं है, एकदम पॉकेट मनी के बराबर है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़िए उसको। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सपोर्ट करने के लिए। अगर वैसे भी सपोर्ट करने का अगर आपका इरादा है तो चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस रेट के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसे काम को करने से रोका जा सकता है जिसके लिए विधि के अनुसार सक्षम नहीं है। ये भी जो 5 रेट है आपको हमेशा याद रखना चाहिए, उनका क्या अर्थ है और किस मामले में प्रयोग किया जाता है वो भी आपको हमेशा आना चाहिए। इससे एक प्रश्न जरूर बनता है। तो 60 का आंसर ऑप्शन बी अधिकार परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़ अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, आर्टिकल 21। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य युद्ध की घोषणा होने की स्थिति में कि घोषणा में निम्न में से कौन सी स्थिति लागू नहीं होती। 352 में कौन सी स्थिति लागू नहीं होती, ये आपसे पूछा है। तो ये होगा 19 अनुच्छेद 19 से पूरा स्वतंत्रता का अधिकार निरस्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। 352 में ऐसा नहीं है। नहीं देखिए, अनुच्छेद सारे अनुच्छेद तो समाप्त हो जाते हैं, अनुच्छेद 19 भी समाप्त हो जाता है। राज्य सूची में सम्मिलित विषय से संबंधित अध्यादेश जारी करने हेतु राष्ट्रपति अधिकृत है, सही है। संसद के केंद्रीय अधिकारियों को राज्य अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अधिकृत नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो तीसरा गलत होगा। तीसरे में देखिए ऑप्शन कैसे पूछा है ये कि 3 लागू होता है, यानी तीसरा सही होगा। हाँ 3 सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 63, C.R. दास का संबंध किस राजनीतिक दल से था। तो C.R. दास का संबंध आप सभी को पता है कि 1923 में गठित हुई स्वराज पार्टी उनसे संबंधित थे ये C.R. दास। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कॉमन सभा के एक सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए, किस पार्टी से हुए। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का सिलेक्शन हुआ बतौर MP के तौर पर, लेकिन किस दल से हुआ था। तो उदारवादी यानी लिबरल पार्टी से संबंधित थे। तो बी राइट आंसर होगा। क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया। तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्रिप्स मिशन कब भारत आया, तो लेकिन फिर भी एक बार बता दिया जा रहा है। क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो कब आया, तो ये आया 1942 में। 66 देखिए, निम्नलिखित में से कौन होम रूल मूवमेंट से संबंधित था, गृह शासन से संबंधित कौन था। तो याद रखिएगा लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट थी। 67, सरकारी आयोग रिपोर्ट निम्न से किससे संबंधित है। तो ये केंद्र राज्य से संबंधित है, ठीक, केंद्र राज्य संबंधों के सुधार से संबंधित है सरकारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 68 है कि निम्नलिखित यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में कदापि स्वीकार नहीं करूंगा, यह वक्तव्य किसका है या यह कथन किसका है। तो ये कथन है आपका किसका, तो यह है लोकमान्य तिलक का। 69, भारतीय संघ के निम्नलिखित किस राज्य में विधानमंडल द्विसदनीय नहीं है। किस राज्य में विधानमंडल जो है द्विसदनीय, मतलब वहाँ विधानसभा और विधान परिषद यानी विधान परिषद नहीं है। 69 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है, यानी द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, लाल बाल पाल त्रिकुट का कौन सा एक व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। कौन हुआ, तो थे आपके लाला लाजपत राय। तो स्टूडेंट्स ये था आपका BPSC PGT पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान के लिए एक नया प्रैक्टिस है।
इसको हम लोग सॉल्व किए, जो कि आपकी उम्मीद है कि आपकी परीक्षा की तैयारी में और बेहतर दिशा देगा और धार देगा। तो आप इसको सॉल्व करते रहिए। चैनल पर आप तमाम वीडियो अपलोड है, आप उसको भी चाहे तो विजिट करके देख सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।